हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संक्षेप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताएंगे। इसमें सभी फॉर्मूलेस होंगे और कंसेप्ट्स होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, चार्ज मतलब कि चार्ज वो स्टैटिक है, वो शांति से बैठा हुआ है और उसके जो इफेक्ट हैं उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो चार्ज जो है सो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है और चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है। नेचर में ये मिलता है, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं उसमें केवल दो को ही चार्ज है, एक है प्रोटॉन्स जिससे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक है इलेक्ट्रॉन्स जिससे नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों को जो चार्ज का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन पोलैरिटी उसका साइन ऑपोजिट होता है। इसका प्लस है तो इसका माइनस है। और यदि हम देखें इफेक्ट को, इसके इफेक्ट को, जो चार्जेस हैं यदि उसको सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव को पास में लाएंगे तो वो रिपेल करते हैं दूसरे को, वो दूर ले पुश करते हैं दूसरे को। लेकिन अनलाइक चार्जेस हैं जैसे कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन या फिर इसी तरह के और भी, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो दोनों है आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी बात है कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। चार्ज जो है सो क्वांटम में मिलता है। क्वांटम मतलब पैकेट में मिलता है। आप जितना भी चार्ज चाहो उतना नहीं आपको मिल सकता है। ये जो है सो जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है हमारे पास मेनली, और नहीं तो यदि कभी किसी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन को हम देखने लगे तो प्रोटॉन की वजह से, लेकिन मेनली इलेक्ट्रॉन की वजह से आते हैं। तो जो भी चार्ज हमें मिलेंगे वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में मिलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर आपको चार्ज मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 100 मिल सकता है। लेकिन यदि कोई आके बोले कि मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का चार्ज चाहिए तो नहीं आपको अवेलेबल है। ये जो बातें हम कर रहे हैं वो काफ़ी नैनोस्कोपिक बातें कर रहे हैं, बहुत ही छोटे लेवल पर बातें कर रहे हैं। जब हम लोग बात करते हैं मिलीकूलम में, मैंने कि जब चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रेजुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैंने कि जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है मिली कूलम के लेवल पर आके इतना छोटा हो जाता है कि हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, और तब हमें लगता है कि कंटिन्यूअस है, लगातार है, सभी तरह के चार्ज हमारे लिए अवेलेबल है। लेकिन ये रेजुलेशन जब अच्छा तब होता है जब हम बहुत ही छोटे लेवल पर जाते हैं, जैसे नैनोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं या उससे भी छोटे में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम सभी तरह के चार्ज को नहीं ले सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 टाइम्स 10⁻⁹ कूलम होता है। चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है, ना आप उसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये जो बात है वो हम नेट चार्ज की कर रहे हैं। आप चार्ज तो क्रिएट कर सकते हो, फ्रिक्शन कर दीजिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज है नेट चार्ज वो पहले भी 0 था, अब भी 0 है। तो इस तरह से चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। लेकिन ये जो चार्ज है वो हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं। हम जस्ट एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। फ्रिक्शन से तो उसमें हमेशा चार्ज आता है और जाता ही रहता है, लेकिन दोनों को मिलाकर जो होल सिस्टम है उसकी हम यदि बात करें उसके चार्ज की, तो वो कंजर्व क्वांटिटी है। वो पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। उसके बाद में ये दो जो चार्जेस हैं वो या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। चाहे जो भी करते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट, चार्जेस के प्रोडक्ट पर, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है 1/4πε0, और इसका वैल्यू जो है वो होता है 9 × 10⁹ और इसका डायरेक्शन ये रेडियल होता है। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q2 पर Q1 की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस है इसी डायरेक्शन में लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वैसे नहीं लगेगा। ये सारे गलत है। ये इसी लाइन में, जो रेडियल लाइन में लगेंगे, या तो बाहर जा रहे होंगे यदि दोनों सेम चार्जेज हैं, या फिर इधर आ सकते हैं यदि ऑपोजिट चार्जेज है। तो डायरेक्शन जो है सो रेडियली है, रेडियल है, या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, वो डिपेंड करता है उसका पोलैरिटी कैसा है, वो चार्जेस का साइन कैसा है। दोनों सेम चार्जेज हैं तो आउटवर्ड जाएगा, और यदि ऑपोजिट साइन है तो इनवर्ड आएगा, लेकिन रेडियल ही रहेगा और दूसरा कोई डायरेक्शन नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस हैं, ये जिसको यदि हम कंपेयर करें इसको ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हमने एक आइडिया दिया है कि हम 2 प्रोटॉन ले लेते हैं और उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यहाँ पर आता है 10⁻36। ये देखिए नंबर 10⁻36 ह्यूज बहुत बड़ा नंबर है। और
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब कभी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए न्यूक्लियस की बात करते हैं, जहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको कंसीडर करते हैं, तो वहाँ कभी भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना कम है, बहुत ही कम है, इसके सामने ये बिल्कुल जीरो है। वैसे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो यहाँ पर ये थाउजेंड्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स कम है प्रोटॉन से, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स और कम हो गया। और यहाँ पर मास और भी कम हो गया क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर 10³ 1000 टाइम्स और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नंबर आपको याद रखने का है, कभी कभी परीक्षा में इसको एग्जाम में पूछ भी सकता है। और एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। देखिए दो फोर्स चार्जेस लगे हैं यहाँ पर, एक Q1 एक Q2, और Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब यदि कोई थर्ड चार्ज यहां पर आ गया से Q3, तो ये Q3 इस पर जो फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है वो Q3 का प्रेजेंस उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो जितना फोर्स तब लगा रहा था उतना ही अब भी लगाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके आने से ये अपना फोर्स जो है चेंज कर देगा, कम या ज़्यादा कर देगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही फोर्स रहेगा Q1 जो फोर्स लगा रहा है। हाँ ऑफ कोर्स Q3 आ गया तो Q3 भी Q2 पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो जो लगा रहा है वो सेपरेट है, ये फोर्स जो लगा रहा है वो अलग है, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो चेंज नहीं होगा। तो किसी थर्ड जो चार्ज के आने की वजह से दो चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो चेंज नहीं होते। ऑफ कोर्स थर्ड चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा तो नेट जो चार्ज का फोर्स है Q2 चार्ज पर वो चेंज होगा, लेकिन ये जो आपस में फोर्सेस लगा रहे थे Q2 और Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगेगा और Q2 पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स जो है F वो हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे एक चार्ज और आ जाए चाहे एक और आ जाए, वो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत ट्रिवियल नहीं है, ऐसा मत समझिए कि ये ऐसा होना ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर थर्ड पार्टिकल के आने के बाद में जो इंट्रैक्शन है वो जो उसके बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि हम बता रहे हैं यहाँ पर कि फोर्स ऑन ए चार्ज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 0। कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लीजिए, जैसे हेक्सागन है और रेगुलर है, सभी साइड सेम है, तो इसके सेंटर पर यदि कोई चार्ज हम Q रख दें तो उस पर फोर्स 0 होगा। यदि सारे वर्टेक्स पर सेम चार्ज रखे हुए तो ये 0 होगा। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन का रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर पेंटागन, कुछ भी कितना भी गॉन लेना है, लेकिन आपको वो रेगुलर होना चाहिए, सभी का साइड सेम होना चाहिए, सभी का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल जिसको हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं, सारे साइड सेम है, सारे एंगल सेम है 90-90 करके, तो इसके सेंटर पर भी जो फोर्सेस होंगे वो 0 होंगे। फोर्स जो लगेंगे सेंटर पर यदि कोई चार्ज है तो सारे ये जो कॉर्नर पर जो चार्जेस हैं वो सेम होने चाहिए। और वैसे ही यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें भी यही हाल होगा, ये सेंटर पर जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा। ये 2D नहीं 3D में भी यदि हम देखें तो क्यूब लेंगे, क्यूबॉइड नहीं क्यूब लेंगे, क्यूब के सेंटर पर जो चार्ज है वो 0 हो जाएगा। या फिर इसी को हम आगे एक्सटेंड कर दें तो सर्किल बन जाएगा। मान लीजिए n जो इसमें पॉलीगन्स है वो इन्फिनिटी कर दें तो ये बन गया सर्किल, और सर्किल के सेंटर पे 0 होगा। यही क्यूब है, इसको भी यदि बहुत सारा साइड कर दें तो ये बन जाएगा स्फीयर, ये हो गया सर्किल 2D में है, और ये हो गया 3D में स्फीयर। तो स्फीयर के सेंटर पर जो है फोर्स कितना होगा 0 होगा। बस यहीं से देखते जा रहे हैं कि जो सेंटर है वहां पर फोर्स 0 होगा। ओके, और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन या फिर रेगुलर जो स्ट्रक्चर्स है, पॉलीगन तो 2D में हुआ, ये 2D स्ट्रक्चर है, और 3D में जैसे कि क्यूब हुआ, और क्यूब ही तो नज़र आ रहा है एक मुझे, और क्या हो सकता है, और हो सकता है इस तरह का जैसे रेगुलर पॉलीगन है वैसे उस तरह का वहाँ भी हो सकता है, और उसमें भी उस रेगुलर स्ट्रक्चर में चाहे 3D या 2D उसके सेंटर पर वो 0 होता है। तो इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसको हम फायदा उठा सकते हैं कि ये निकालने के लिए कि मान लीजिए यदि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी कॉर्नर्स पर एक एक चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये खाली है, एक तो खाली है। अब बताना है कि ये जो टोटल की वजह से चार्ज कितना है, तो एक तरीका ये होता है कि सबकी वजह से निकाल के जोड़ते जाएं वेक्टर सम,
राइट। वेक्टर एडिशन करते जाएंगे, जो फोर्सेस इस पर लग रहे हैं इधर, इस पर लग रहे हैं इधर, इस पर लग रहे हैं इधर। लेकिन उससे अच्छा ये है कि हम एक चार्ज यहाँ पर अपने से रखते प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू। तो इफेक्टिवली हमने कितना चार्ज रखा, 0 रखा, कुछ भी चार्ज नहीं रखा। अब उसके बाद में जो दो चार्जेस हमने रखे हैं उसको अलग अलग ट्रीट करते हैं। एक चार्ज प्लस क्यू को देखते हैं सबके साथ में है, तो इसको भूल जाइए भी थोड़ा देर के लिए। तो ए प्लस चार्ज जो है सबके कॉर्नर पे है, तो इसके सेंटर पे इस सभी के चार्जेस की वजह से फोर्स कितना लगेगा, 0। और इसके वजह से कितना लगेगा, क्यू। ये क्यू है तो अट्रैक्टिव होगा, ये इधर लगेगा, राइट। इसकी वजह से कुछ फोर्सेस लगेंगे और वही फोर्स जो है इस रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है जो शुरू में दिया गया था कि 5 कॉर्नर पर जो है चार्ज है, उसकी वजह से फोर्स है। क्योंकि यहां पर हमने ऐड किया है, जो किया है वो इफेक्टिवली 0 किया है। तो अब हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये जो कॉर्नर पर चार्जेस हैं वो 0 फोर्स दे रहे हैं और ये जो है इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स दे रहा है, जिसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं यदि हमें इसका डिस्टेंस पता है तो, और यदि इसका साइड पता है तो इसका डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी इजी हो जाता है निकालने के लिए। वैसे हम कर सकते हैं कि यदि हमारे पास एक सर्किल है और सर्किल का कुछ पार्ट हटा दिए और उसमें उसके बाद कहा जाए कि आप बताइए कि इसके वजह से सेंटर पर कितना चार्ज लग रहा है, तो बस इसके वजह से मुझे देखना पड़ेगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर यदि चार्ज होता तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता, उतना ही चार्ज जो है हमने फिर माइनस में दे दिया, तो माइनस जो फोर्स लगाएगा वही रिमेनिंग की वजह से है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम चार्ज बात करते हैं डायपोल पर। यहाँ पर 2 चार्ज लेते हैं, जितना भी अमाउंट का चार्ज लेना है ले सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। टू ए जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ये आर वो आर मतलब कि जहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम इसके वजह से फोर्सेस देख रहे हैं या और कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो इसके तुलना में जो है इस आर के रेस्पेक्ट में ये जो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, तब इसको कहते हैं डायपोल। सो डायपोल, डाई मीन्स 2 और पोल मैंने की, पोल तो समझते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, माने कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट चीज़ें। जैसे एक में निगेटिव है उसका जस्ट ऑपोजिट है पॉजिटिव, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, ये दोनों भी पोल है। वैसे ये एक पोल है, निगेटिव पोल कह सकते हैं, पॉजिटिव पोल कह सकते हैं। तो डायपोल 2 पोल है, एक तरह का बिहेवियर वाला एक तरफ, दूसरा तरफ के बिहेवियर वाला दूसरा तरफ, एक आइडियोलॉजी एक तरफ, दूसरा आइडियोलॉजी जो कि उसका जस्ट ऑपोजिट आइडियोलॉजी है। ये नहीं कि देखो उसमें ओवरलैप हो रहा है तो वो नहीं, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। तो वो दोनों मिलकर एक डायपोल बनाते हैं। ये इसका जो है सो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल बनाते हैं तो डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, और वो कितना होता है, इसके बीच का डिस्टेंस टाइम्स एक चार्ज, 2a उसका बीच का जो डिस्टेंस हुआ और एक चार्ज। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस तक। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायपोल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके वजह से जो फोर्सेस लगते हैं उसका जो डायरेक्शन है वो हाईली एनआइसोट्रॉपिक है, मतलब कि डायरेक्शन जगह जगह पर चेंज करता है और बहुत क्विकली चेंज करता है। इस डायरेक्शन में तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं करता है, ये एक्सियल डायरेक्शन से। यहाँ पर जो है सो इधर जाएगा, इधर वहाँ भी इधर जाएगा, जैसे कि लगता है एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख दिया है, उस तरह से ऐसे जा रहा फोर्सेस का डायरेक्शन है। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ पर आएंगे तो कंप्लीटली डिफरेंट यहाँ पर लगने लगता है, इस तरह से घूमता है। ये देखिए प्लस की टू माइनस की, इस तरह से ये डायरेक्शन दिख रहा है, ये जो है इसका टेंजेंट डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन इधर जो है सो सीधा है। तो ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नेचर में ये पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। जो कि हमारे पास मॉलिक्यूल हैं वो डायपोल बना लेते हैं और वो डायपोल बनाते हैं और साथ में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हीट को एब्जॉर्ब करना। यहाँ पर इसके जो डायरेक्शन है फोर्सेस के और जो मैग्नीट्यूड्स हैं, यदि यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखें तो वो देखने में बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह लगता है। ये विंग्स के विंग्स हो गए, इधर विंग्स हो गए, और ये जो है सो ये माउथ हो गया, इधर से निकल चल रहा है इसका रास्ता है, ये माउथ हो गया और ये टेल हो गया, ये हेड है टेल, और इधर जो है इसका विंग्स हो गया। तो ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है। तो डायपोल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, जैसे कि हमारे पास गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और सूरज से सनलाइट आ रहा है। अब उस सनलाइट को इंटरेक्ट करना, उसके साथ इंटरेक्ट करना, एक जो है सो लाइट है और दूसरा जो है सो हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसको इंटरेक्ट करने का जो जरिया है वो यही है, -Q और +Q। देखिए एटमॉस्फेयर में 78% जो है क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और 21% ऑक्सीजन गैस है, ये हो गया 99%, और 1% में बाकी सारे गैसेस हैं। ये नाइट्रोजन जो है और ये ऑक्सीजन जो है ये डायपोल नहीं बनाता क्योंकि एक ही जैसे है, लेकिन हाइड्रोजन HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये डायपोल बना लेंगे क्योंकि एक कार्बन एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये दोनों जो है सो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो एक जो है सो प्लस और एक को माइनस बनाएंगे और इस तरह से एक डायपोल बना लेंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो देखिए एक डायपोल का डायरेक्शन किधर हुआ, जो भी है ये बनाते हैं। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तब इसके साथ इंटरेक्शन करता है। तो इसलिए डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि लाइट है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है और उससे एनर्जी लेता है, उससे गर्मी बढ़ाता है, जो एटमॉस्फेयर का गर्मी बढ़ाता है, वो उसमें इस तरह के जो मॉलिक्यूल है वो डायपोल ही वहाँ रोल प्ले करता है। जिसका पास डायपोल नहीं, जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वो गर्मी कभी नहीं बढ़ाएगा, वो हीट नहीं एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड ये काफ़ी आसानी से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छा डायपोल है, यहाँ पर डायपोल 0 है। माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं, वहाँ पर एक माइक्रोवेव हम देते हैं, तो वहाँ पर भी जो पानी है उस माइक्रोवेव को लेकर काफ़ी तेज़ी से रोटेट करने लगता है, वो भी एक डायपोल की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे एक डायपोल जो है उसका रोटेशन जो है होता है, और वो रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो माइक्रोवेव के रेंज में आता है। इसलिए जब हम माइक्रोवेव देते हैं तो बहुत तेज़ी से घूमने लगता है पानी, और उसके बाद में पानी बहुत तेज़ी से घूमता है तो गर्म कर देता है, इससे हमारा खाना बनता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। कहीं पर हम एक चार्ज रख दिए हैं और यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज रखे हैं स्मॉल q, इस पर एक फोर्स ये फील करेगा। यदि इस चार्ज को हम हटा दें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर क्या है, कुछ तो है, और हम यहाँ पर एक पर्दा लगा दें स्क्रीन, हमें नहीं दिख रहा वो चार्ज, लेकिन यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो हमें एक फोर्स उस पर नजर आता है। तो यहाँ क्या है, कुछ तो है इस जगह पर, वो कुछ क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसने कुछ जनरेट किया अपने चारों तरफ, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया, वो फील्ड, वो डिस्टर्बेंस जो है सो फील्ड है। अब उस डिस्टर्बेंस में जब भी कोई चीजें आएगा यहाँ पर जो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, लाइक चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो वो फोर्स फील करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यहाँ पर यदि चार्ज क्यू, टेस्ट चार्ज क्यू रखें तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा एक यूनिट चार्ज पर फोर्स जितना लगता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज तो हम कुछ भी टेस्ट चार्ज रख सकते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 1 यूनिट पर रखने पर जो फोर्स इस पर लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये F=QE लिख सकते हैं, 1 यूनिट पर एक यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको E कहते हैं, तो Q यूनिट पर कितना चार्ज लगेगा, Q टाइम्स। इसका यूनिट जो है यहाँ से देख सकते हैं, E का यूनिट जो आ रहा है, क्या आ रहा है, F/Q। F का डायमेंशन न्यूटन, F का यूनिट न्यूटन, और इसका कूलम। या फिर बाद में आप इसको देखोगे कि इसका जो डायमेंशन वोल्ट पर मीटर भी आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे देख लेते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसका फोर्स का, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन है, यहाँ पर कुछ और डायरेक्शन है, तो उस डायरेक्शन को हमें यहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है, उस सारे जो डायरेक्शन को हम यदि एक बना दें, सब दिखाने लगे एक साथ में, तो एक लाइन बनाता है। तो देखिए एक लाइन बनाया है, ये जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। यदि एक स्फीयर के सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दीजिए, तो स्फीयर का मान लीजिए फुटबॉल है, और फुटबॉल के जो लेदर है उसके हर एक पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल कर बाहर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा। यदि वही निगेटिव रख दें, यहाँ पर जो हमारे पास फुटबॉल है उसके सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रख दें, तो उसके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से होकर अंदर इस चार्ज पर आएंगे, और वो भी रेडियली है, हर जगह रेडियली आएंगे।
दो ठो चार्ज रखें तो अब इसके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया, ये चार्जेस हैं प्लस, ये भी चार्जेस हैं प्लस, तो ये दोनों साथ में आना चाहते हैं तो रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके बीच में एक ऐसा जगह होगा जहां कोई भी फील्ड नहीं आएगा, फोर्स जीरो लगता है ना, तो फील्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो भी दूर जा रहा है, और इधर तो ठीक है। वैसे इस तरह से एक पिक्चर बन जाता है। इंटरेस्टिंग है जब यहाँ पर हम देखते हैं डाइपोल को, देखिए प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो देखिए यहाँ पर कैसे बना रहा है। इधर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बटरफ्लाई बन गया, ये बटरफ्लाई बन गया, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, और ये इसका विंग है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो बनते हैं। यहाँ पर प्लस और क्यू जो अट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए प्लस क्यू से निकल के सीधे माइनस क्यू में चला गया। इस रास्ते से जाना है तो अलग जगह अलग अलग रास्ता होगा, और इधर से जाना है तो इधर से इन्फिनिटी जाएगा और इधर इन्फिनिटी से वापस आएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ का। तो गॉस का जो लॉ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, प्रोवाइडेड हमें सिमेट्री हो, मेरे पास सिमेट्री हो, मतलब कि अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक गॉस लॉ कहता है क्या है, एक कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो यदि किसी क्लोज सरफेस से होकर गुजरता है, मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल एक क्लोज सरफेस है, उसके बीच में कहीं पर चार्ज रखती है, कहीं भी रखें चार्ज, ठीक है, क्यू रहती है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाए हुए हैं ऑलरेडी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो निकल के जाएगा। ये जो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पूरा सरफेस के से होकर गुजर रहा है उसी को फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ds। ds एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो नॉर्मली ds पर, ये जो एरिया यहाँ पर है, देखिए ये जो एरिया यहाँ पर हम छोटा सा लें, एरिया पर जो नॉर्मली पड़ता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स इस एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट है। इसका जो प्रोडक्ट है उसको यदि सम कर दें, हर जगह से सम कर दें, यहाँ भी सम करें, यहाँ भी सम करें, पूरे एरिया में सम कर दें, तो उसी को फ्लक्स कहते हैं। मतलब ये फाइनली क्या दे रहा है, ये दे रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे होकर गुजर रहा है, इस सरफेस से होकर गुजर रहा है। वो यदि किसी ये क्लोज सरफेस के लिए दिखा रहा है, ये यदि क्लोज सरफेस है वो उसका वैल्यू कितना होता है, गॉस ने कहा उसका वैल्यू होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर में जितना भी चार्ज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो केवल इनसाइड चार्ज की वजह से नहीं आ रहा है, यहाँ जितना भी चार्जेस पॉसिबल हैं, यदि बाहर में भी चार्जेस हैं तो रहने दीजिए सबको, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से ले रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में ये जो चार्जेस लेंगे वो केवल अंदर वाले लेंगे। होता क्या है कि अंदर वाले जो चार्जेस हैं वही इस फ्लक्स को देता है, और इधर वाले जो चार्जेस हैं जितने, जैसे मान लीजिए चार्ज यहाँ पर है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, तो जितना इनकमिंग लाइन्स है उतना ही आउटगोइंग लाइन्स है बाहर वाले चार्ज की वजह से, लेकिन अंदर वाले की वजह से केवल आउटगोइंग या इनकमिंग चार्जेस लाइन्स हैं। तो जो इस फ्लक्स को देता है वैल्यू, नेट वैल्यू, वो वही देता है जो अंदर में है, क्योंकि वो या तो नेट आउटगोइंग देगा यहाँ पर या नेट इनकमिंग देगा। बाहर में रहेगा, जैसे यहाँ पर बाहर में है तो जितना लाइन इसके होकर गुजरेगा उतना ही वहां से बाहर में निकल जाएगा, तो जितना फ्लक्स इधर आया उतना ही फ्लक्स बाहर चला गया, तो वो नेट फ्लक्स बाहर वाले चार्ज की वजह से जीरो हो जाता है, तो उसको हम नहीं लेते। तो ये था वैक्यूम में, ये तो वैक्यूम के लिए बात है। यदि हम इसको किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इंसुलेटेड मीडिया में रख दें, तब ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर के की जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पर उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्यू फ्री ये जो चार्ज है, ये जस्ट अंदर में जो चार्ज है वही हम लेते हैं, क्योंकि यदि डाइलेक्ट्रिक मीडिया में रखेंगे तो यहाँ पर क्यू फ्री लिखने का इसलिए मतलब है कि उसमें पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, जो मीडिया है वो इसमें इंड्यूस करता है चार्जेस, हम उस चार्ज को नहीं लेंगे। जो हमने चार्ज रखा है, ये क्यू फ्री मतलब जो हमने चार्ज रखा है, जैसे यहाँ पर था शुरू में वैक्यूम में जो चार्ज मैंने रखा था वही चार्ज है, जो इंड्यूस्ड किया इसने चार्ज उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको फ्री चार्ज कर रहे हैं। और के जो है सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उस किसी भी इंसुलेटेड मीडिया जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं उसका एक प्रॉपर्टी है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। उसी को हम परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं, वही के है, इसका नाम है रिलेटिव
परमिटिविटी, और नहीं तो सिंपली हम कर सकते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस गॉस लॉ को और भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि हम इंट्रोड्यूस करें पोलराइजेशन, जैसे कि यहाँ पर हम बताएं कि डायलेक्ट्रिक मीडिया में रख देते हैं, तो इसमें जैसे डायलेक्ट्रिक मीडिया है, यहाँ पर हम चार्ज दिए हैं, तो इसमें जो है सो चार्ज इंड्यूस्ड करेगा माइनस, और इधर यदि माइनस है तो इधर इंड्यूस्ड करेगा प्लस। तो ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड चार्जेस हो रहे हैं। तो इसको भी यदि हम इंक्लूड करें, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। चार्ज को इंड्यूस्ड कर दिया, हमने पोलराइज कर दिया। ये मीडियम में, ये वैक्यूम में रहता तो कुछ नहीं होता, मीडियम में जो है सो चार्ज को पोलराइज किया यहाँ पर। तो इसको जो पोलराइजेशन आया है उसको भी यदि हम इंक्लूड करें यहाँ पर, तो हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये डी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में हम लिख सकते हैं सिंपली जो फ्लक्स है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फ्लक्स जो है वो कितना होगा, जस्ट क्यू फ्री। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही वो सारे एप्सिलॉन नॉट या के वो सब का केयर कर लेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है देखिए एप्सिलॉन ई, और यदि पी को भी इंक्लूड करना है तो पी। यदि डायरेक्टिव मीडिया रखेंगे तो उसमें पोलराइजेशन आएगा ही, वो यहाँ पर है। और ये जो P है पोलराइजेशन की है, वो क्या है, वो है जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इसने प्लस ने इसको माइनस को किया और इस माइनस ने यहाँ से प्लस को किया, तो एक डायपोल बनाया, माइनस प्लस एक डायपोल इसने बना दिया। तो ये जो डायपोल है, जो इंड्यूस्ड हुआ डायपोल, यदि इसको हम यहाँ नहीं रखते, ये डायलेक्ट्रिक मीडिया है इसलिए इसमें इंड्यूस्ड हुआ, तो जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी को पोलराइजेशन कहते हैं। और ये कैलकुलेशन करके देखने के बाद पता चलता है कि ये जिसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, वही इसका पोलराइजेशन के बराबर होता है, वही इसका डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो ये था गॉस का लॉ। चलिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में लिखें तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, या फिर ये कहिए, यदि इसको डायलेक्ट्रिक मीडिया में रखेंगे तो ये आता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल क्या है, यहां पर एक चार्ज रखती है और इस पॉइंट पर हम पी पर देखें तो आपने देखा कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। बाहर से यदि हम किसी चार्ज को लाना चाहें इधर, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। इस पॉइंट पर जो है यहाँ पर फोर्स लग रहा है, लेकिन हम उसको लाना चाह रहे हैं इधर, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमें फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ तक लाने में। तो इन्फिनिटी से यदि किसी यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में हमें जो बाहर काम करना पड़ रहा है, वही इसका पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल मतलब वर्क रिक्वायर्ड टू डू फ्रॉम ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक के लिए, उसको पोटेंशियल कहते हैं। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो अभी हमने स्टेटमेंट दिया उसी को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखें तो हमें पोटेंशियल इतना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये देखिए फोर्स से कितना डिफरेंट है, फोर्स में 2 चार्जेस रहते हैं और डिस्टेंस यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ जस्ट एक चार्ज है और एक जो डिस्टेंस है दोनों खत्म हो गया, तो ये पोटेंशियल बन गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको ऐड करना है तो अलजेब्रा के ऐड के मुताबिक जोड़ सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर यदि हमें पी पर पोटेंशियल चाहिए, बहुत सारे चार्जेस हैं, सबके वजह से पोटेंशियल निकालकर सिंपली ऐड कर देंगे, कोई वेक्टर सम नहीं करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के बीच में एक रिलेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो पोटेंशियल है वो ये जो लाइन इंटीग्रल है ई डॉट डी आर, इसको लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं। ई डॉट डी आर जो है, जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, यहाँ पर कितना फोर्स ये फील्ड लगेगा इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो फोर्स लग रहा है ई डॉट डी आर यूनिट चार्ज है, तो इन्फिनिटी टू आर, इस तरह से डिफाइन करते हैं। और इसका ठीक उल्टा हम यदि ले लें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी जगह पर हमें पोटेंशियल पता है तो हमें उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम पता कर सकते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन में पता करना है तो एक्स डायरेक्शन में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई डायरेक्शन में पता करना है तो वाई डायरेक्शन में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जेड डायरेक्शन में पता करना है तो भी को हम जेड डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे। किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जैसे आर ले लिए, उधर मुझे उसको पता करना है कि उस डायरेक्शन में फील्ड कितना है, तो हम उस पोटेंशियल को उस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करेंगे।
अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि जो डिस्क्रीट जो चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्ज है ना जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अलग अलग है, एक साथ में नहीं है। इसका काउंटर पार्ट है कंटिन्यूअस, जहाँ हर जगह है। उसके वजह से कितना होता है पोटेंशियल और फील्ड, ये दोनों ही हम दिखाने वाले हैं। तो पोटेंशियल देखिए, पॉइंट चार्ज सबसे पहले लेते हैं, इजी है। पॉइंट चार्ज लिए, यहाँ पर जो है पोटेंशियल कितना हुआ, अभी जस्ट कुछ दिन पहले बताए थे उसका डेफिनेशन के समय, कि ये जो 1/4πε0 ये तो कांस्टेंट है, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, एक तो एक्स्ट्रा स्क्वायर है। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, भी पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार विथ माइनस साइन, तो ये आ जाएगा। और डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसका एक्स डायरेक्शन में। तो ये था एक चार्ज। यदि सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज हो, एक से ज्यादा चार्जेज हो, तो सबका यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, कुछ देर पहले बताए थे। सबके वजह से ऐड कर देंगे। देखिए क्यू, एक चार्ज, दो चार्ज, Q1, Q2, Q3, यहाँ पर पॉइंट P हमारा, ये चार्ज डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, ये चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये R1, ये R3, ये R2, ये सबको ऐड करते जाएंगे। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो भी ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वेक्टर सम होगा। देखिए वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, ये तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। यहाँ पर एल्जेब्रिक सम चलेगा, यहाँ वेक्टर नहीं, सीधे उसका एल्जेब्रिक सम लेंगे। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर सम लेना पड़ेगा, वेक्टर के मुताबिक इसे ऐड करना पड़ेगा। तो पॉइंट चार्जेस का यदि सिस्टम हो, पूरा बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो, तो सबको हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर के रूप में। अब डायपोल लेते हैं। डायपोल में दो चार्जेस है, माइनस की और प्लस की, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ है, वो कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको हमने हटा दिया। ये मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ही है, उसको P में डाल दिया। P में ये जो डिस्टेंस है टाइम्स चार्ज, ये सब P में आ गया है। P है जो है सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक में भी डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, चार्जेस हैं दो। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, ये पहले तो कांस्टेंट है 1/4πε0 टाइम्स P डॉट एक्स। एक्स मतलब एक्स जो डायरेक्शन है जिधर हम ये फील्ड निकाल रहे हैं, जैसे ये वाला R हमारा है, तो इस डायरेक्शन में इसको एक्स कह ले रहे हैं, यही हमारा एक्स है। तो इस डायरेक्शन में P के साथ जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन P cos थीटा, P डॉट को एक्स क्या हुआ, P cos थीटा हुआ, राइट, बाय एक्स स्क्वायर, ये वाला। और इधर जो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कितना होता है वो डिपेंड करता है P पर और डिपेंड करता है एंगल पर। ये जो P के साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है उसका कोसाइन, ये P का डायरेक्शन से माइनस की टू प्लस की, और उसके साथ में वो जो डिस्टेंस जो पॉइंट वो जितना बड़ा एंगल बना रहा है उसका कोसाइन पर डिपेंड करता है। और जिसी को यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो फिर वही कांस्टेंट, यहाँ पर अलग फॉर्मूला आ जाता है, देख लीजिए P स्क्वायर रूट ओवर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाय एक्स की। ये सारे चीज़ें जो हमने दूसरे क्लासेस में जो रेगुलर क्लासेस की वीडियो है उसमें डिराइव करके दिखाया है, यहाँ पर आपको ये केवल याद रखना है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन जो है सो दिया जाता है tan अल्फा। देखिए ये अल्फा है, ये पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इस डायपोल से ये जो R वेक्टर है या X वेक्टर हमारा यहाँ पर है, इसके साथ में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, अभी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन अल्फा है। तो यह tan अल्फा कितना होता है, ये हाफ tan थीटा होता है, tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा। और यदि इसके साथ डायरेक्शन देखना है तो थीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा जो डायरेक्शन है R के साथ में, थीटा के साथ में P के साथ में यदि डायरेक्शन देखना है तो थीटा प्लस अल्फा, ये निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं कंटिन्यूअस चार्जेस में। अब तक तो हमारा डिसकंटिन्यूअस था, मतलब डिस्क्रीट था, अलग अलग चार्जेस थे जगह जगह पर। अब यहाँ पर जैसे कंटिन्यूअस चार्जेस चलते हैं, तो सबसे पहले रिंग लेते हैं। एक रिंग है और रिंग पर जो है सो चार्ज है, हर जगह चार्ज है, ये कंटिन्यूअस चार्ज हो गया। इसकी वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर कितना दूर होगा, यहाँ पर ये रिंग है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। रिंग हमारा, आप सोचिए आपका हाथ है और के पास एक रिंग है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इधर ये पॉइंट P है
और इसका सेंटर से उस पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है x है, कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल इसका होगा वो कांस्टेंट टाइम्स जो टोटल चार्ज है इसके सब पर डिवाइडेड बाय किसी एक पॉइंट पर से, चार्ज जहां पर है वहां एक पॉइंट से पी का जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो आप इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो डायरेक्टली, इसी को डिफरेंशिएट कीजिए आ जाएगा। तो यहाँ पर Q के साथ में x आएगा और ये नीचे में जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ था वो एक पावर बढ़ जाएगा, तो पावर हो गया 3 हाफ। तो ये रिंग की वजह से। अब ये रिंग इसको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये x के साथ वेरी कर रहा है। x कब ज़्यादा होगा? यदि आप इसको निकालोगे कि x कब मैक्सिमम होगा, तो x मैक्सिमम होता है जब x का वैल्यू r/√2 होता है। x नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम तब होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, यहाँ से इसका जो रेडियस है रिंग का उसका r/√2 मतलब लगभग कितना आया 1.4 70% डिस्टेंस पर, 0.7 डिस्टेंस पर यहाँ से इसका सेंटर से इधर 0.7 डिस्टेंस पर जब आएंगे यहाँ, तो वहाँ पर इसका फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है? वो मैक्सिमम वैल्यू आता है 38% ऑफ, यदि हम दो चार्ज एक चार्ज को यहाँ पर रखे हुए हैं, जो चार्ज पॉइंट चार्ज ले लें, ये देखिए पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इतना ही जितना इसका रेडियस है उस डिस्टेंस पर जो फील्ड आता है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया Q और ये डिस्टेंस हमने R लिया है जो इसका रेडियस है, वहाँ पर जितना इसका फील्ड होता है उसका 38% और यही मैक्सिमम है। तो यदि यहाँ पर पॉइंट चार्ज रहता तो हमें कितना मिलता? बहुत ज़्यादा फील्ड मिलता, लेकिन पॉइंट चार्ज ना होकर देखिए इसको थोड़ा मैंने दूर कर दिया, रिंग में से डाल दिया है, तो रिंग के रेडियस पर डिपेंड करता है, लेकिन रिंग के रेडियस के बराबर जो डिस्टेंस भी तो नहीं है, डिस्टेंस कुछ और है। तो खैर ये मैक्सिमम होता है और 38% यदि पॉइंट चार्ज के वजह से इसके रेडियस के बराबर के जो डिस्टेंस में जो फील्ड होता है उसका 38% होता है। अब हम नॉन कंडक्टिंग डिस्क के बारे में बात करें। यहाँ जब भी हम डिस्क के बारे में बात करेंगे तब दो तरह की बातें करेंगे, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब चारों तरफ चार्ज रह सकते हैं, और कंडक्टिंग में चार्ज चारों तरफ नहीं रहेंगे, वो सब के सब जो सरफेस पर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो नॉन कंडक्टिंग डिस्क का क्या मतलब है? नॉन कंडक्टिंग डिस्क का मतलब है कि इधर यदि हम चार्ज दिए हैं इस राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड के डिस्क लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा चार्ज, ये केवल राइट साइड में ही रहेगा, एक ही तरफ रहेगा। तो चार्ज जो एक ही तरफ है, लेकिन यदि कंडक्टिंग रहेगा तो दोनों तरफ चला जाएगा, कंडक्टिंग है ना तो दोनों साइड में चला जाएगा। तो इसके वजह से किसी ये जो पॉइंट P है, जो x डिस्टेंस है यहाँ से ये दिखाया x डिस्टेंस, तो वह कितना होगा? तो पोटेंशियल होगा देखिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, और r इसका रेडियस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा के ऊपर वाला साइन अल्फा चला जाएगा, और इसका डायरेक्शन x में इधर डायरेक्शन है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये फाइनाइट है, देखिए ये जो नॉन कंडक्टिंग डिस्क है उसका रेडियस r है, लेकिन यूजुअली हमारे पास जो आता है वो आता है r जब इन्फिनिटी हो जाए, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग डिस्क होता है, तब जो है सो ये जो है सो आ जाता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय आर टाइम्स r। आप बोलोगे ये r तो इन्फिनिटी हो गया है, r तो इन्फिनिटी हो गया है, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ ये इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, इसको अप्रोक्सीमेट करके मैंने ऐसा लिखा है ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये मुझे मिल जाए, और इसको डिफ्रेंशिएट करने पर जो हमें मिलता है सिग्मा बाय जस्ट 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो है सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ में 1 माइनस कॉस अल्फा था, अल्फा ये वाला है जो इसका टॉप को इस पॉइंट से होकर और ये क्या नाम है इसका सेंटर से होकर जो लाइन जा रहा है दोनों के बीच में जो एंगल बना रहा है। तो ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है डिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ पर वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि कॉस अल्फा क्या हो गया? कॉस अल्फा हो गया एक्स बाय आर, ये डिस्टेंस, ये 90 डिग्री है, तो एक्स बाय ये वाला डिस्टेंस हो गया, तो वो डिपेंड करता है यहाँ पर। जब फाइनाइट रहेगा तब डिपेंड करेगा, फाइनाइट नहीं रहेगा तो डिपेंड नहीं करेगा। इसके बाद में आते हैं सेल मतलब फुटबॉल या हॉलोस्फीयर जिसको कहते हैं, हॉलोस्फीयर, लेकिन जो मटेरियल है हॉलोस्फीयर में वो भी बहुत कम होना चाहिए, बहुत थिन होना चाहिए,
थिन हॉलो स्फीयर कह सकते हैं, उसको सेल कहते हैं। जस्ट फुटबॉल इसको समझ लीजिए। तो यहां पर यदि चार्ज है हमारे पास तो उसके सरफेस पे चार्ज है, और यदि हम स्फीयर भी ले लें लेकिन वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसमें भी चार्जेस सारे के सारे सरफेस पे चले जाते हैं, अंदर में चार्जेस रहते नहीं है। वो नॉन कंडक्टिंग यदि हमारे पास स्फीयर हो तभी चार्जेस अंदर में रहेंगे, कंडक्टिंग हो तो सारे सरफेस पर चले जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ बताने जा रहे हैं वो सेल के लिए भी काम उतना ही वैलिड है जितना कि कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर हमें बांटना पड़ेगा। यदि हमारे पास स्फीयर आ गया, ये स्फीयर जैसा है ना, सेल हो या पूरा स्फीयर हो, दोनों ही केसेस में हमें दो पार्ट करना पड़ता है। एक आउटसाइड पॉइंट, वो बहुत ईजी है, वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। तो इसके बाहर में जो है, यदि एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, ये जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय एक्स टाइम कांस्टेंट। फील्ड कितना है, इस पर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर टाइम कांस्टेंट, जो पॉइंट पार्टिकल की वजह से होता है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल। लेकिन इनसाइड में वो अलग होता है। ये देखिए स्फीयर है, सेल है या कंडक्टिंग स्फीयर है, तो दोनों केसेस में क्या होता है, अंदर में हर एक पॉइंट पर जो है पोटेंशियल सेम होता है, और वो कितना होता है, वो इसके सरफेस के बराबर होता है। तो चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो कि सरफेस पर होता है वो आर है, और एक कांस्टेंट। और चूंकि पोटेंशियल हर जगह सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv बाई dy। v का जो डिफरेंशिएट करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू r। थोड़ा सा डिस्टेंस यहां से यहां तक हम चलेंगे और तो जो चेंज आएगा पोटेंशियल में वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल सेम है ना, देखिए ये कांस्टेंट है, हर जगह सेम है, तो चेंज क्या आएगा, कुछ नहीं चेंज आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में बात करें तो ये स्फीयर है, और देखिए चार्ज हर जगह है इसमें, ये कंडक्टिंग में नहीं होगा, ये हर जगह चार्ज है। तो इसके लिए भी दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। आउटसाइड पॉइंट पे ये पॉइंट पार्टिकल की तरह काम करेगा, पोटेंशियल कितना होगा, इसका जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। फील्ड कितना होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर और टाइम्स ये कांस्टेंट। लेकिन अंदर में देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो आ रहा है, इसका यहां पर सरफेस पे 1/4πε0 Q/r एक पॉइंट चार्ज हुआ, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे 3r² माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जहां पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसका, ये पॉइंट हमारा ई है, 3r² माइनस एक्स स्क्वायर बाय r²। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, qx आएगा। तो ये देखिए लीनियर हो गया बाय r³, तो ये जो है सो लीनियर हो गया है, ये x है ना, और बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो E इज इक्वल टू समथिंग y इज इक्वल टू mx, बस यही है। और इसका यदि हम प्लॉट यहाँ पर बनाएं कि भाई हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इधर डायरेक्शंस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद में यहाँ से ये 1/r² जाता है ना, ये 1/r², ये 1/r² ऐसे जाएगा। तो ये था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब यहाँ पर जो है सो हम देखते हैं लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, एक यूनिट लेंथ का चार्ज है लैम्डा। तो इसकी वजह से पोटेंशियल हमने निकालते इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो इंपॉर्टेंट है, होता है, वो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, λ/4πε0 x। तो ये देखिए पहले तो कांस्टेंट है, टाइम्स चार्ज बाय डिस्टेंस होता है, तो चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पास ना लिखकर चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं, ये जो खुद ही चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ है, तो यहाँ पर एक ही लेंथ लिखना पड़ेगा क्योंकि एक लेंथ इसके पास है, वो भी डिनोमिनेटर में। तो डायमेंशन सही करने के लिए इसको जस्ट यहाँ पर लिखेंगे λ/x। और ये यदि फाइनाइट है तो ये वाला हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2। ये हुआ x डायरेक्शन में, ये है हमारा x डायरेक्शन। इधर y डायरेक्शन में एक्जैक्टली सेम, लेकिन यहाँ पर है सो cos θ1 माइनस cos θ2। अब देखिए यदि हमारे पास ये इनफाइनाइट हो जाए, या फिर ऐसे सोच लीजिए ये सिमेट्रिकल हो, θ1 θ2 दोनों सेम हो, तो y में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, केवल साइन में कंपोनेंट होगा। और यदि इसी को हम इन्फिनिटी के लिए ले लें, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज ले लें, तो उस केस में क्या होगा,
ई एक्स क्या हो जाएगा, थीटा 2 और थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये दोनों जब 90 डिग्री होगा तो ये 1 + 1 2 को 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिए तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और इस केस में ये दोनों ही 90 है तो ये 0 ये -0, ये तो 0 होना ही है। तो यदि दोनों ही इन्फिनिटी है तो आप कह सकते हो कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम लें वो सिमेट्रिक है, जितना इधर है उतना इधर है, और इसलिए y कॉम्पोनेंट 0 है। तो ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज। अब यदि हम लीनियर चार्ज ना लेकर इसी को थोड़ा सा ये कर दें, आर्क बना दें, देखिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला एक्जैक्टली सेम रहता है, चाहे लीनियर चार्ज हम लें या इसको आर्क बना दें। तो भी देखिए यहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक्स वाई देखिए इस डायरेक्शन में दिखाएं, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, जो पहले था λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r टाइम्स sin θ 1 + sin θ 2, और वाई में जो पहले था वही। अब यदि ये सिमेट्रिक हम लेते हैं, यदि हमारा हम इस तरह से इसको हम कितना भी तरीके से ले सकते हैं ना, यहाँ पर हमारा सेंटर है, हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस ऐसे भी है और वाई एक्सिस हमारा ये हो जाएगा। तो उस केस में ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो इस तरह से हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर θ 1 कितना हो गया, θ 1 यहाँ पर 0 हो गया और θ 2 ये वाला एंगल हो गया। तो लेकिन यदि हम सिमेट्री लेते हैं, ये सिमेट्रिक हम ले यहाँ से, जितना इधर है उतना ही इधर है, तब y कॉम्पोनेंट 0 होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, सिमेट्री की वजह से इस कॉम्पोनेंट में 0 हो जाएगा, जो भी होना है तो इसमें होगा। लेकिन यदि इसको हमने सिमेट्रिक नहीं लिया तो ये y में भी एक कॉम्पोनेंट आएगा, x में भी एक कॉम्पोनेंट आएगा, क्योंकि x y हम चेंज कर दे रहे हैं, x y हम ये फिक्स नहीं है। ये मान लीजिए इसका जो है तो या तो इसको रोटेट करें या इसको रोटेट करें। अब जो है कि ये केविटी है इनसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब है हर एक जगह पर चार्ज है, और उसके अंदर में केविटी ले लिए, वो भी सर्कुलर केविटी है, ये स्फीयर है, केविटी है, मतलब इसके अंदर में चार्ज नहीं है, मटेरियल हटा दिए, चार्ज कहाँ रहेगा, मटेरियल में ना, मटेरियल ही हटा दिए यहाँ पर। तो अब हमें बताना है कि इस केविटी के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा देखिए हर जगह, और इसके लिए फार्मूला आता है रो मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हुआ, और O1 जो वेक्टर है, ये O है बड़ा वाला जो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसका सेंटर, और O1 है केविटी का सेंटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, और डायरेक्शन तो है ही, O1 डायरेक्शन में है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है कि हम कैविटी में किस जगह पर हैं, कैविटी में किसी भी जगह पर है इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और मान लीजिए यदि ये कैविटी हम ऐसे कर देते, ये तो हमारा मटेरियल है हर जगह, और कैविटी हम यहाँ पर बनाते रहे, दोनों का सेंटर सेम जगह हो गया। यदि दोनों का सेंटर सेम जगह हो गया तो O और O1 पॉइंट क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, मतलब ये 0 हो गया। तो E कितना हो गया कैविटी के अंदर, 0। तो कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा केवल तभी यदि वो कॉन्सेंट्रिक हो विथ स्फीयर। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग का। यदि कंडक्टिंग का हम बात करें तो चाहे कैविटी कहाँ भी हो और किसी भी तरह के शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये कंडक्टर है और ये कहीं भी हो, कहीं भी कैविटी हो, यहाँ हो, हर जगह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका मटेरियल में भी 0 होता है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। कंडक्टर है ये, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर में भी 0 होता है केवल, ठीक है। और कैविटी यदि रहेगा तो कैविटी में भी 0 होगा। लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया वो नॉन कंडक्टिंग है, चार्जेस हैं हर जगह, तो उस केस में यदि कैविटी हम लेंगे तो कैविटी पर फील्ड 0 नहीं होगा, कुछ फाइनाइट होगा और वो इंडिपेंडेंट होगा, किसी भी पॉइंट पर सब जगह सेम होगा। और लेकिन यदि इसको हम कंसेंट्रिक बना दें, इसका सेंटर और स्फीयर का सेंटर दोनों सेम हो गया, तब उस केस में कैविटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन कंडक्टर में हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मटेरियल में भी 0 होगा और इसके कैविटी में भी 0 होगा। अब हम बात करते हैं डायपोल का टॉर्क पर। डायपोल जो है सो हम एक
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रख दिए, और ये हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये डायपोल है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये टॉर्क फील करेगा। टॉर्क कितना होगा, जस्ट पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टाइम्स ई, टाइम्स नहीं है, ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क देगा। और यदि एनर्जी की बात करें तो विथ माइनस साइन एक्जैक्टली सेम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट। ये टॉर्क जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। एनर्जी जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा एनर्जी में। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें एक सिस्टम का, डिस्क्रीट सिस्टम का, बहुत सारे चार्जेस हैं इस तरह से, और इन सब चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होगा, दो के लिए पहले देख लेते हैं। एक ये है Q1 है और एक Q2 है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, वो होता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमेशा चलता है, मल्टीप्लिकेशन चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और उसके बीच के जस्ट डिस्टेंस, ये जो है सो एनर्जी होगी। बहुत सारे होंगे तो सबका सम कर देंगे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पर हम सम कर रहे हैं, J इक्वल टू आई नहीं लेंगे, क्योंकि J इक्वल टू आई लेंगे तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। मतलब हम सबका सब पेयर ले रहे हैं। एक्चुअली ये सही नहीं है, यहाँ पर डबल हो गया तो इसको हाफ करना पड़ेगा, और नहीं तो J ग्रेटर देन आई करना पड़ेगा, ये एक्चुअली हाफ होता है। तो इस तरह से सारे पेयर को यहाँ ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ कोई भी दो पेयर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, प्लस अनदर पेयर डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस, अनदर पेयर। यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हम ले रहे हैं डबल काउंटिंग हो रहा है, इसलिए दूसरे मुझे डिवाइड करना पड़ा। जैसे एक बार हम Q1 Q2 बाय R ले लिए R12, एक बार जो है सो हम Q2 Q1 बाय R12 या R21 ले लिए। ये दोनों तो सेम है ना, Q1 Q2 सेम है, इसलिए यहाँ पर दो हर जगह डबल काउंटिंग हो गया, इसलिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा। और नहीं तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम लिखते हैं I और J ग्रेटर देन I। अब एक ही तरफ जा रहा है, जैसे 1 to 2 गए, अब 2 to 1 वापस नहीं आएंगे, J इज ग्रेटर देन 1, ये जो है सो हमेशा इससे ज़्यादा रहेगा। यहाँ देखिए हमेशा वो ज़्यादा नहीं, तो लिखने का कैसा तरीका है उस पर डिपेंड करता है। एनीवे नेक्स्ट मूव करते हैं। यही कंटिन्यूअस सिस्टम में जो है सो एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पर हम केवल 2 केसेस हम देखते हैं। एक देखते हैं स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर, दोनों एक ही जैसा काम करता है क्योंकि चार्जेस सरफेस पे चले जाते हैं, और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सेल में यदि जो है इस यहाँ पर जो चार्जेस हैं, तो एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तब उसके बीच में एनर्जी रहता है, राइट। तो यहाँ भी बहुत सारे चार्जेस हैं तो एनर्जी होगा, वो कितना होगा, वो होगा 2 पॉइंट चार्ज हम रखते हैं इसके रेडियस के बराबर के डिस्टेंस पर, सेम चार्ज दोनों जगह। तो जितना होता है तो कितना एनर्जी होता है इसका होता है कांस्टेंट टाइम्स चार्ज का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये होता है इसका 50%। कैलकुलेट करने के बाद 50% आता है। और ये यदि सेल ना होकर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है, हर जगह चार्जेस रह सकते हैं अंदर में, तो उस केस में ये कितना आता है, 2 पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, जो पूरा चार्ज यहाँ पर दिए हैं वही, इसके बीच का जो डिस्टेंस है रेडियस के बराबर ले लेते हैं, तो जितना आता है ये आता है उसका 60%। सेल के केस में 50% और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में 60%। और कंडक्टर के बारे में हम जब देखते हैं, ये तो हो गया एनर्जी खत्म। अब दूसरा कुछ है यहाँ पर, कंडक्टर के बारे में कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में चाहे किसी भी शेप का हो, यदि ये कंडक्टर है तो पहली बात यह है कि चार्ज इसके अंदर में नहीं रहेगा, सारे चार्ज इसके जो है सो सरफेस पे चले आएंगे, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह वो 0 है। या इंसुलेटर में 0 नहीं होता, और इंसुलेटर में चार्ज भी अंदर में रहता है, लेकिन यहाँ पे इसमें चार्ज सारे के सारे बाहर चले आए सरफेस पे। और E इनसाइड ए कैविटी ऑफ एन आर्बिट्ररी शेप विदिन ए कंडक्टर इज इक्वल टू 0, वो तो पहले ही बता दी। इसके अंदर में कहीं भी जो है सो हम ये रखें कैविटी, कोई भी शेप का हो, उसके अंदर में फील्ड जो है सो 0 होगा। उसके अंदर ही क्यों, इसके अंदर भी फील्ड 0 है, हर जगह फील्ड 0 है। लेकिन कैविटी में यदि चार्ज रख देंगे तब फील्ड 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल नाम ही बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल जो है सो इक्वल पोटेंशियल, एक सरफेस है
जिसके हर एक पॉइंट पर जो है सो पोटेंशियल सेम है। यहां से चार्ज को यहां ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देखिए एक पॉइंट चार्ज यहां पर रख दीजिए और एक स्फीयर का इमेजिनेशन कीजिए ऑफ रेडियस आर। यहां से डिस्टेंस इस स्फीयर का हर एक जगह सेम है, राइट। तो पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल होता है कांस्टेंट टाइम्स चार्ज, ये जो चार्ज है स्मॉल की, बाय डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस आर। हर एक पॉइंट पर यही पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर सेम हो गया, तो ये हमारा सरफेस जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। अब दूसरा स्फीयर ले लेते हैं। ये भी मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, यहां पर भी पोटेंशियल जो है सो सेम है, लेकिन इसका पोटेंशियल जो है इक्वी पोटेंशियल का जो पोटेंशियल है V है, तो इसका V2 है, V1 है इसका, है इसका V2 है। ये दोनों आपस में डिफरेंट है, लेकिन यहां हर एक पॉइंट पर सेम है। इस पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एकदम नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर होगा। इक्वी पोटेंशियल में ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। क्यों? यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंट जो है सो नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होता है ना। तो यदि ये फील्ड हमारा मान लीजिए इधर होता तो इस डायरेक्शन में एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता, कुछ होता, ई cos थीटा होता। तो इधर कुछ फोर्स लग रहा है चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फोर्स लग रहा है चार्ज पर। तो फोर्स लग रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह को ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वहां पर पोटेंशियल अलग हो जाएगा। यदि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब पोटेंशियल अलग है। आप देखिए E इज इक्वल टू dV/dr। E कितना होना चाहिए? 0। यदि V चेंज नहीं कर रहा R के साथ में तो E 0 होना चाहिए, इसलिए इसको 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। अब आते हैं कैपेसिटर में। अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही बातें कर रहे हैं, जहां भी बातें की है चार्ज रुका हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। कैपेसिटर जो है इसमें भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है। कैपेसिटर में क्या करते हैं, दो ठो कंडक्टर, एक कंडक्टर ये और दूसरा कोई भी दो कंडक्टर किसी भी शेप का हम ले आए, दोनों ही कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टर, उसको पास पास ला के रख दिए, वो बन गया हमारा एक कैपेसिटर। और कैपेसिटर में यदि हम ये देखते हैं कि यदि इस पर हमने कुछ चार्ज दे दिया है तो इसके बीच में जो वोल्टेज आता है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना वोल्टेज आएगा। आप ये तो है ही। देखिए मान लीजिए एक स्फीयर हमारे पास है और यहाँ पर जो पोटेंशियल हम जो देख रहे हैं वो कितना है, 1/4πε0 Q/r। जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उतना पोटेंशियल होगा। तो वैसे ही जितना ज़्यादा चार्ज इस पर देंगे इसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो उसके प्रोपोर्शनल है। इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है 1/c लिखते हैं, डायरेक्ट c नहीं लिखते हैं, 1/c लिखते हैं। तब यहाँ पर c जो है इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हमने उस पर 1 कूलम चार्ज दिया और उसके बीच में एक जो वोल्टेज जो डेवलप हुआ है वो 1 वोल्ट है, तो उसका कैपेसिटेंस 1 यूनिट है। और इसका कैपेसिटेंस को हम फैराड में F या फैराड में दिखाते हैं, या ऐसे कर सकते हो कूलम पर वोल्ट, उसी को फैराड कहते हैं। यहां से C का यूनिट क्या होगा, कूलम पर वोल्ट, उसी को फैराड कहते हैं। अब कैपेसिटर जो है सो मेनली हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं कैलकुलेशन में, लेकिन 3 तरह के स्पेशली होते हैं। होने को तो और भी जगह हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया इसका शेप कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन शेप इसका अलग अलग नाम होगा। तो एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 ठो प्लेट जो है सो पैरेलल रखा हुआ है, ये कैपेसिटर बन गया। ये दोनों कंडक्टर होना चाहिए, बस बात इतना ही है कि ये कंडक्टर होना चाहिए और कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। और इसके बीच में कंडक्टर नहीं रहना चाहिए, इसके बीच में हवा रहे या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया रहे, मतलब वह जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, नॉन कंडक्टर रहे। तो इसके बीच में जो कैपेसिटेंस आता है वो कितना होता है, वो होता है ε0 टाइम्स, देखिए ये जो है इस डायरेक्टिव कांस्टेंट जो है वो हमेशा ε0 के साथ में रहेगा। एयर का डायरेक्टिव कांस्टेंट 1.000 समथिंग 123 ऐसे कुछ होता है, वैक्यूम का जस्ट 1 होता है। तो एयर का भी हम वही मान लेंगे 1, तो एयर है तो 1 हो गया, और इधर एरिया
इस प्लेट का एरिया, ये प्लेट यहाँ पर एक्चुअली है, ये लाइन दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली है 2 प्लेट, एक प्लेट इधर हुआ और एक प्लेट इधर हुआ, ऐसे 2 प्लेट है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। यही हमारा कैपेसिटर है। यहाँ तो प्लस दिखाया ही नहीं, तो इसका कैपेसिटेंस इतना हुआ एप्सिलॉन 0 टाइम्स a बाई डी, और एप्सिलॉन के साथ में हमेशा k रख देंगे यदि वहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो। स्फेरिकल है तो यहाँ पर फिर वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट का उल्टा हो गया, हमारा जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका रेसिप्रोकल और एप्सिलॉन नॉट के साथ k रहेगा टाइम्स ये जो 2 यहाँ पर स्फीयर हमारे है, अंदर वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस r1 है और बाहर वाला जो है उसका रेडियस r2 है, r2 जो है सो r1 से बड़ा है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो यहाँ पर r2 माइनस r1। और यहाँ एरिया जैसा कुछ बात नहीं हो रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं r1 और r2, ये दोनों में कंपेयर कीजिए। एप्सिलॉन की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह पर एरिया का डायमेंशन L2 है तो यहाँ R1 R2, यहाँ 2 हमारे पास चीजें हैं, एक रेडियस है अंदर वाला स्फीयर का और एक बाहर वाला स्फीयर का, तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो डायमेंशनली ये दोनों सेम हो गया एरिया के बराबर। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R2 माइनस R1। यदि सिलिंड्रिकल हो तो सिलिंड्रिकल हो तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ में तो k हो गई। अब यहाँ पर जो है सो L ले लिए, L जो है लेंथ है इसका इस सिलेंडर का, और नीचे में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है log टू द बेस e, ln का मतलब है log टू द बेस e, r2 बाई r। तो देखिए फार्मूला अलग अलग है और इसको आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का, जिसको 2 तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं कैपेसिटर्स को। एक तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज मतलब एक वन आफ्टर अनदर, सीरीज में एक के बाद जैसे लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं, एक जगह लाइन में किसी ऑफिस के सामने गए, सभी के लोग खड़े हो गए, एक के बाद दूसरे लाइन है, ये सीरीज में है। यहां पर जो है सो चार्ज है, उसको बैटरी आप लगा दिए हैं तो चार्ज इसमें सेम होगा, हर एक की जगह पर चार्ज सेम होगा, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, चार्ज हर जगह सेम है। लेकिन जो वोल्टेज जो है वो हर जगह डिफरेंट है, और तीनों जो ड्रॉप हुआ है वोल्टेज तीनों जगह, उसका सम कितना होगा, ये बैटरी का जो वोल्टेज है। और इस केस में यदि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, इसको हटाकर हम एक तो कैपेसिटर रख दें और वही बैटरी दें, तो यह इसके अक्रॉस वोल्टेज वही रहेगा ऑफकोर्स, और चार्ज जो यहाँ पर वही लेगा, क्यू जो लिया था वही चार्ज ये भी लेगा। इसको कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट के हैं तो उसका वैल्यू यहाँ पर ऐसे निकालते हैं। सीरीज में रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वो होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंसेस, 1/C1 + 1/C2 ऐसे करके। लेकिन पैरेलल में जस्ट सम होता है, और पैरेलल में देखिए यहाँ पर वोल्टेज तीनों का इसके अक्रॉस, C1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वही है जो बैटरी का वोल्टेज है V, C2 के अक्रॉस वही है V, C3 के अक्रॉस वही है V। तो यहाँ वोल्टेज सेम है लेकिन चार्जेस अब अलग अलग है तीनों जगह। तो ये डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में। सीरीज में चार्जेस सेम है, वोल्टेज अलग है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है, चार्जेस अलग है। और फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो सीरीज में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे करके जाते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट आता है। केवल यदि 2 हमारे पास होता है तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 1/C1 + 1/C2। ये कितना आया, C1C2 C1 + C2, ये 1/C EQ है, तो C EQ कितना आया, C इक्विवेलेंट ये आया। इसको हम यूज करते हैं हमेशा फार्मूला। 2 यदि कैपेसिटर है सीरीज में तो हम ये यूज करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का जो है कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। 2 के लिए फार्मूला काफी अच्छा काम करता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। ठीक है, हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन 0 A/D, इसको C0 कहते हैं, C0 कह रहे हैं इसको। अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया हमने जो है सो डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडिया डाल दिया, ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस कैपेसिटर जो है सो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा K टाइम से, क्योंकि एप्सिलॉन जहां भी देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट उसी के साथ में K आता है, तो K यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, मतलब वो K टाइम्स बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, वो घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कितना होगा यहाँ पर, ये एक तरह से आप सोच सकते हैं कि ये कंडक्टिंग चार्ज है, कंडक्टिंग जो है सो चार्ज शीट है, तो उसके कंडक्टिंग जो चार्ज शीट है यहाँ पर, उसके वजह से यहाँ इसके अंदर में फील्ड जो है कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज जो है उसके वजह से, चार्ज शीट की वजह से, और दूसरा इसके वजह से भी इतना ही होता है, तो ये डबल हो जाता है। तो एनीवे, तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, नीचे है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या 1 एप्सिलॉन नॉट, जो भी बात करें, एप्सिलॉन नॉट नीचे है, तो के नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में के नीचे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। यहीं से एक्चुअली के को डिफाइन भी कर लेते हैं। और वोल्टेज देखें तो वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज होता है ई बाई डी। तो जैसे ई बिहेव करेगा वैसे वोल्टेज बिहेव करेगा। ये के से नीचे चला गया था, के टाइम्स कम हो गया था, तो फिर वोल्टेज भी के टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये सभी हो रहा है इंट्रोड्यूस करने के बाद में। इसमें डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम घट गया। जब एक हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस पर चार्ज है, तो एक सोच सकते हैं बैटरी की तरह है, राइट। बाद में यदि मुझे जरूरत पड़ा तो हम इधर से कनेक्शन कर लेंगे, अपना काम चला लेंगे, बल्ब जला लेंगे, कुछ और चला लेंगे। तो ये स्टोर किया हुआ एनर्जी है, तभी तो ये बाद में काम कर रहा है। वो एनर्जी कितना स्टोर है, वो एनर्जी स्टोर है, यदि सी भी के टर्म में लिखिए तो हाफ सी भी स्क्वायर, क्यू के टर्म में बोलिए तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, और क्यू और भी दोनों के टर्म में बोलिए तो हाफ क्यू भी। यहाँ पर कुछ नहीं, क्यू इक्वल टू सी भी का फार्मूला जो है इसी को बार बार यूज करते चले गए। एक तो याद रखिए और दूसरा जाने के लिए यही फार्मूला लगाइए। जैसे यहाँ पर भी नहीं है तो भी इक्वल टू क्यू बाय सी है, भी की जगह क्यू बाय सी रख दीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पर क्यू भी दोनों है तो हाफ सी भी, इसको यहाँ से देखिए, ये हाफ सी भी है और भी, ये सी भी है तो क्यू है, तो हाफ क्यू और भी, ये वाला ये एनर्जी स्टोर्ड है इसमें। और एक और बात बताए थे यहाँ पर कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कांस्टेंट होता है। और वो कितना होता है कांस्टेंट, यदि हम पोटेंशियल के टर्म में बातें करें तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो V बाय डी होता है। ये D जो है जितना भी कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। यदि इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी फिक्स है हमेशा, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। और उसके बाद में यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो है ये जो सेपरेशन जो है उसको कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। अभी भी हमने बताया कि एनर्जी होता है, एक हमारे पास एक कैपेसिटर है तो इसके अंदर में एक एनर्जी है, इसके पास एक एनर्जी है, उसका डेंसिटी कितना एनर्जी है पर यूनिट एरिया वॉल्यूम कितना है, वो डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितना एनर्जी है वो आता है। यहाँ पर से भी आप निकाल कर देख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। और ये केवल कैपेसिटर में नहीं आता है, एक चार्ज यहाँ पर आप रख दीजिए तो हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो हर एक पॉइंट पर जो है सो उसका एनर्जी है वहाँ पर। और ये एनर्जी डेंसिटी को हम देखें हर एक पॉइंट पर तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। ये मैटर नहीं करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ है, कैपेसिटर में जो जनरेट हुआ है वो है, या चार्ज की वजह से जनरेट हुआ है, या किसी और चीज़ की वजह से जनरेट हुआ, जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना लाइट में, तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहाँ भी एनर्जी डेंसिटी यही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये यू को हमें स्मॉल यू लिखना चाहिए था, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू जो है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जिस तरीके से एनर्जी डेंसिटी होता है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको भी यू बी कह देते हैं, अच्छा रहता है, इसको ई कह देते हैं। तो यू बी कितना होता है, यहाँ पर जो फॉर्म देख रहे हैं वही होता है, ई स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर हो गया, दो नीचे है तो दो नीचे हो गया, बस यहाँ म्यू नॉट नीचे आता है। अभी कैसे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जब पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही। वैसे आपको बता दें कि B जो है सो होता है E बाय सी, सी नहीं एक्चुअली वेलोसिटी जहाँ पर है, सी यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
हम सब बातें वैक्यूम में कर रहे हैं। यदि कोई दूसरा मीडियम में बात करेंगे तो सी रिप्लेस हो जाएगा भी से। भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड इन दैट मीडियम। तो ए आपको याद रखना है ए। और दूसरा है कि ए जो भी है वो होता है 1/√μ0 भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको याद रखना है और तब वहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अब आते हैं बात डायलेक्ट्रिक्स पर। डायलेक्ट्रिक्स का हमने अभी देखा, उसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है हमारे पास और उसके बीच अंदर में जाके हम देखें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। लेकिन यदि हम कंडक्टर, मान लीजिए हमारे पास कंडक्टर है पूरे, यहां पर जो है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 है। लेकिन यदि हमारा कंडक्टर ना होकर ये कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक्स है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर जैसे, ये डाइलेक्ट्रिक है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होता है। लेकिन यदि हम इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं बाहर से E0, तो उससे कम होता है। E जो है वो कम होता है E0 से। और कितना कम होता है? E जो है सो E0 से K टाइम्स कम हो जाता है। वो हमने कैपेसिटर में भी बताया कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम कम हो जाता है यदि डाइलेक्ट्रिक मीडिया है तो यहाँ पर वो कम हो जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यदि ये कंडक्टर है तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए K कितना कर सकते हैं? K तो उसके लिए 1 है, लेकिन यहां पर जो है कंडक्टर में बिल्कुल 0 हो जाता है। अब यदि देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस पर हमने प्लस चार्ज दिया, माइनस चार्ज दिया, क्योंकि बैटरी लगा दिया था। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इसके दोनों प्लेट पर है। इसके बीच में यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडिया डाल दी तो ये प्लस जो है यहाँ पे इंड्यूस्ड किया माइनस चार्ज, एक माइनस जो है इंड्यूस्ड किया प्लस चार्ज। इसको कहते हैं QP, पोलराइज्ड चार्ज। और उल्टा मैंने लिख दिया, इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस होना चाहिए। वो पोलराइज्ड चार्ज है इसलिए QP लिखा हुआ है। वो कितना पोलराइज्ड चार्ज है? ये जो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज हुआ है, पोलराइज्ड आया, पोलराइजेशन हुआ है, वो कितना हुआ है? तो वो कितना होता है? वो होता है 1 - 1/K, K इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टाइम्स जो चार्ज इस प्लेट पर है, इतना होता है। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखिए यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ये 2 आर्म हुए, नीचे 2 आर्म है और एक दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक तीसरा यहाँ पर 5th आर्म है। 2 आर्म 4 आर्म, एक 5th आर्म। यदि ये C1 और C2 का रेशियो C3 और C4 के रेशियो के बराबर हो जाए तो कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया। ये ब्रिज है, इधर से जाने का रास्ता है, यहां से डायरेक्ट इधर जाने का रास्ता है। तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया, इसका मतलब है कि A और B पर पोटेंशियल सेम हो गया। यदि A और B का पोटेंशियल सेम हो गया ना, डिफरेंस कितना आ गया? 0। VA - VB 0। तो जो चार्ज होता है Q कितना होता है? CV जो लिखते हैं V एक्चुअली वो है क्या? वो वोल्टेज है, पोटेंशियल ड्रॉप है, VA - VB है। और इस केस में वो कितना है? 0 है। तो चार्ज क्या हो जाएगा? 0। मतलब चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा तो उसको उठाकर फेंक दीजिए। अब आप उसके बाद में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए या और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है वो निकाल लीजिए। ऐसे काम करता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रॉब्लम बनाने के लिए हम बहुत हद तक जो है सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं सिमेट्री का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऐसा करने से क्या होता है? हमारे नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाता है और हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर हम दिखाते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक क्यूब है, और हर एक साइड में एक कैपेसिटर है। ये 12 साइड्स हैं, 12 साइड में एक एक कैपेसिटर है, ठीक है। और ये डायगोनली जो ऑपोजिट साइड्स हैं, पॉइंट्स यहां पर है A और ये B, इसके बीच में जो है सो हमें निकालना है
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या चार्जेस निकालना है, जो भी निकालना है, सुनिए ये चीजें। तो हम सिमेट्री देखिए यहाँ कैसे यूज करते हैं। ये जो इनकमिंग 3 ठो जो दिख रहा है, 3 ठो कैपेसिटर, ये इनपुट जो टर्मिनल है, ये हमारे पास बैटरी लगा दी है ना इधर, तो इनपुट टर्मिनल है या आउटपुट टर्मिनल है, जो भी कहना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में ये 3 कैपेसिटर का जो रिलेशन दिख रहा है, वही तीनों इधर का रिलेशन आउटसाइड के वजह के साथ दिख रहा है, नेगेटिव के साथ दिख रहा है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों की। तो जितना चार्ज इस पर आएगा उतना ही चार्ज इस पर आएगा, और चूंकि तीनों इक्विवेलेंट है, यहां से देखिए रास्ता, देखिए यहां से जा रहा है 1 2 3 मिनिमम डिस्टेंस, 1 2 3 1 2 3। तो ये तीनों जो है सो बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब कि ये तीनों को जाने में सेम टाइम लग रहा है, सेम ऑब्स्टिकल जाना पड़ रहा है क्रॉस करके, और मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, ज़्यादा घूमना नहीं है, ऐसा नहीं कि इधर गए इधर गए इधर गए घूम घूम के फिर यहाँ आए, तब नहीं, मिनिमम डिस्टेंस जो है। तो इसका मतलब है जितना चार्ज इस पर होगा उतना इस पर होगा उतना इस पर होगा। तो हम यहाँ से 3Q चार्ज ले लेते हैं, 6Q एक्चुअली चार्ज ले लेते हैं। यहाँ से हमने चार्ज ले लिया 6Q, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेम से इक्वली 2Q 2Q 2Q। यहाँ पर भी वैसे ही, यदि इस पर 2 Q का चार्ज है तो यहाँ पर भी 2 Q का चार्ज होगा, बस ये माइनस होगा क्योंकि माइनस इधर चार्ज निकलना है, तो इस प्लेट पर प्लस होगा। हम जस्ट 2 Q अभी रखते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में देखिए 1 2 1 2, ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है, राइट, 1 2 1 2। तो ये जो 2Q चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1Q इसके पास 1Q इसके पास। सेम हाल यहाँ पर है, 1 2 1 2। सेम यहाँ पर हाल है, यहाँ पर जो चार्ज आया है 1 2 1 2, तो 1Q 1Q। अब देखिए 2Q हुआ या नहीं हुआ, 1Q इधर से आया 1Q ऊपर से आया, 2Q हो गया, हाँ सही है। इधर से 1Q आया, इधर से इसके पास 1Q ऊपर से उतर का आया 1Q इधर से आया, 2Q हो गया। इसके पास देखिए 1Q इधर से आया 1Q इधर से आया, 2Q। तो ये सिमेट्री यूज कर लिए। अब इस सिमेट्री को यूज करके हम बहुत तुरंत जो है इसको इक्विवेलेंट मान लीजिए कैपेसिटेंस निकालना है, तो इस लूप में चलते हैं। यहाँ से इधर से गए इधर से गए इधर से गए, इस लूप में चलते हैं। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, -B मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर गए, यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, Q इक्वल टू CV होता है, राइट। तो पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो Q/C होता है, यहाँ 2Q/C। इधर से गए यहाँ पर Q/C, इधर से गए 2Q/C। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है सबको ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, उसको हम कहते हैं, यहाँ पर लिखे हैं लास्ट में किरचॉफ्स लूप लॉ, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज 0। तो वही यहाँ पर लिखे। तो यहाँ से भी कितना आ गया, V इक्वल टू 2 2 4 1 5 5Q/C, 5Q/C। तो यहाँ से Q हमें पता चल गया CV/5। अब इसको हटाकर हम यदि एक अकेला रख देते कैपेसिटर, वही भी वोल्टेज देते, सेम चार्ज आना चाहिए था। तो ये C कितना होना चाहिए था, तो C यहाँ पर देखिए चार्ज सेम चार्ज है, C का वैल्यू इतना होता कि हम फिर इस फार्मूला को लिख सकते थे। और यहाँ से दोनों को मिला के देख लीजिए, Q दोनों सेम है, तो CQ कितना है, यहाँ पर 6Q चार्ज देना पड़ता ना, तो 6Q चार्ज दे रहे थे, 6Q। तो ये CQ आया कितना हमारा, CQ आया, ये दोनों से आप निकाल सकते हो ऐसे। यहाँ पर जो है सो CV/5 है, और यहाँ पर जो है सो CV/6 है, ये भी चला गया, तो C इक्विवेलेंट जो है सो 6/5 C आया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ओके, कुछ और है यहाँ पर कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एक प्लेट है प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, राइट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है सो कितना है, Q², इस पर यदि चार्ज Q है बाय 2ε0 यदि डायरेक्ट मीडिया है तो Q। ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो है। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि यदि हम
कोई कैपेसिटर है हमारे पास है, उसको हम बैटरी से लगा दिए तो इसको चार्ज करेगा। तो चार्ज करने में जितना एनर्जी खर्चा होता है उतना एनर्जी इसको हीट में भी खर्चा करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा का सारा एनर्जी जो ये बैटरी कर रहा है, जितना भी वर्क डन कर रहा है, सब का सब केवल इसको चार्ज करने में चला जाए, नहीं हो सकता। वो 50% उसे हीट में बर्बाद करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात है कि यदि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर रहा और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया, कुछ वोल्टेज है अभी, और अब हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, बिल्कुल फिट हो जाएगा इसमें। वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसकी लेंथ के बराबर है, उसके इसके अंदर ला रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर आएगा ये इसको आराम से अपनी ओर खींच लेगा, तब एक एट्रैक्शन फोर्स काम करता है। वो फोर्स जो स्लैब पर लगता है, जब तक बाहर है कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही अंदर गया इस पर एक फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना होता है, वो होता है एप्सिलॉन नॉट बी क्या है इसका, ये जो प्लेट है इसका विड्थ है, इस तरह से दो प्लेट है, ये लेंथ हुआ, ये विड्थ हुआ बी, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो तो डी है। के इस स्लैब का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाय 2d टाइम्स के माइनस 1, इतना फोर्स इस पर काम करता है। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि हम एक स्लैब को डालते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करता है। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा और आकर पूरा का पूरा यहाँ फिक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन स्पीड यहाँ पर है, जीरो नहीं है, तो आगे मूव कर जाएगा। इधर से अब आगे मूव कर दिया, अब आगे जैसे जैसे मूव करेगा अब फोर्स इस पर इधर लगेगा। फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये रुक जाएगा जाकर कहीं पर, और कहीं पर जाकर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, तो इस तरह से मोशन करने लगेगा। तो ये सारी बातें थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यदि कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए ताकि हम उसको क्लियर कर सकें। और नेक्स्ट हम बताएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये था, हमने बहुत सारे सवाल भी बता दिए हैं, और अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद बताएंगे। थैंक यू।